अपना परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम जुबेर खान भाभी है। मैं राष्ट्रीय देश परिवहन फोरम का हूँ। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ड्राइवरों के साथ शोषण हो रहा है, बराबर स्टैंड की जो समस्याएं हैं वो आप हमारे चैनल में बराबर देख ही रहे हैं। अभी तक इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? प्रयास तो बराबर किया जा रहा है, लेकिन शायद नगर निगम जो है इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। वो एकदम गुंडई और छितरई पे उतर चुका है कि आप कुछ कर लो, मैं तो रोड पे ही रसीद कटवा के पैसा लूँगा। क्योंकि लगातार उसने खुद कहा है कि 20 साल से मैं लगातार ठेका दे रहा हूँ। आरटीआई से जवाब मांगा, उसमें कहा कि 20 साल से हम लमसम इस ठेके को दे रहा हूँ। और जान कर हैरानी हो कि 20 साल से कागज पर वही स्टैंड दर्शाए जाते हैं, वही व्यवस्था दिखाई जाती है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन कागजों पर, जमीन पर आज तक एक भी स्टैंड न बना है, न उन्हें बनाने की उनकी कोई मंशा है। ऐसे में मोदी जी बार बार कहते हैं स्मार्ट सिटी का नाम देते हैं, और कहीं स्मार्ट सिटी हो चुका है कि ड्राइवर स्मार्ट है, प्रशासन स्मार्ट है? आपको क्या लग रहा है, किस तरह से देख रहे हैं? ये स्मार्ट सिटी नहीं है, ये बदमाश सिटी है। बदमाश सिटी बन चुकी है। ऑटो चालक और रिक्शा चालकों के लिए होमगार्ड भी चालकों को मार देता है। मतलब जब जिसे मर्जी करे ठोक दे, गाली बक दे, मतलब एकदम से इसको बदमाश बना के रखा गया है। स्मार्ट कहना बेवकूफ़ी है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि एक 4 करोड़ जनता मोदी का परिवार है। हाँ भाई, क्योंकि देश के मुखिया हैं तो हर व्यक्ति उनका परिवार हुआ, लेकिन परिवार की दशा क्या है, क्या इस पर भी कभी बात करते हैं? परिवार किस हाल में है उनका, इस पर भी कभी बात हुई क्या? अभी आपने देखा होगा, रेहड़ी पटरी वालों ने स्टिकर लगाया था गाड़ियों के ऊपर, मैं भी मोदी का परिवार। बिल्कुल, सारे लोग मोदी के परिवार हैं, लेकिन उस मोदी परिवार के लोगों के साथ क्या हो रहा है, इस पर कब बात होगी? हर चौराहे पे आपने देखा होगा, नगर निगम के नाम पर कोई ऐसी सड़क नहीं होगी जहाँ एक आदमी रसीद लेके नगर निगम की खड़ा हो और रोड पर और चलती हुई गाड़ियों को रोके और उसे पैसा लगाओ। किसी ड्राइवर ने आनाकानी की तो उसकी सहमत है। पहले गाली से नवाजा जाएगा, उससे नहीं मानेगा तो थप्पड़ मारा जाएगा, उससे भी नहीं मानेगा तो कहीं क्षेत्रीय चौकी थाने पे उसको ले आके बैठा दिया जाएगा और सारा दोष उसी पे मर दिया जाएगा। तो ये व्यवस्था है स्मार्ट सिटी की। जाम की समस्या आप देख ही रहे हो, 5 मिनट का समय घंटों लग जाता है। बनारस की कोई ऐसी सड़क है जहाँ दिन में 10 बजे के बाद जाम ना लगता हो? तो कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी बनने में के लिए सभी विभाग के अधिकारियों को सिस्टम से और ईमानदारी से अगर काम करेंगे तभी स्मार्ट सिटी बनेगी, वरना ये बदमाश सिटी बनी रहेगी। अभी हाल में आपने देखा, जब ये स्टिकर लग रहे थे तो उसमें जब एक यूनियन के, अपने आप को ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष कहने वाले हमारे छोटे भाई ईश्वर सिंह, उसमें कह रहे थे कि स्टैंड स्टैंड बनना चाहिए और स्टैंड का सर्वे हो रहा है, फलाना हो रहा है। तो सर्वे तो 20 साल से हो रहा है, हर साल सर्वे होता है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि शुरुआती दौर में भी यूनियन के पास ठेका था। जब ठेके की शुरुआत हुई तो यूनियन के पास ही थे, यूनियन के लोगों के पास ही था। उन्होंने कोई स्टैंड न बनवाया, न बनवाने का प्रयास किया। और ये जो इस साल ठेका चल रहा है ना, ये भी जो हमारे छोटे भाई ईश्वर सिंह बोल रहे थे, ये इस ठेके का संचालन यही कर रहे हैं 9 महीने से। तो 9 महीने में स्टैंड की व्यवस्था के बारे में समझ में नहीं आए। 9 महीने में इन्होंने किया क्या? पैसा दुगना किया। जहाँ 50,000 वसूली होती वहाँ 1 लाख, जहाँ वहाँ 1 लाख हो रही थी वहाँ 2 लाख, और जहाँ 4 आदमी काट रहे थे वहाँ 8 आदमी, जहाँ 5 काट रहे थे वहाँ 10।
और पूरे बनारस में किसी भी रसीद काटने वाला जो टेंडर भरा गया उसमें साफ साफ है कि जो रसीद वसूली करेगा उसकी वर्दी होना चाहिए, उसका बैच बिल्ला होना चाहिए है, और मशीन से रसीद कटेगी। ठीक, स्टैंड की बैरिकेटिंग होना चाहिए, स्वच्छ शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, टीन शेड सही बैठने की व्यवस्था होना चाहिए, और मूत्रालय भी होना चाहिए। तो मान लिया मूत्रालय तो जगह जगह सुलभ कॉम्प्लेक्स बना दिया है मोदी जी ने, लेकिन ये टीन शेड, बैरिकेटिंग, शुद्ध पानी, कहीं व्यवस्था है क्या? और उसके नीचे नगर निगम ने वार्निंग दी, मतलब एक और कॉलम जोड़ा है कि अगर इन शर्तों के खिलाफ आप वसूली करते हुए मिलेंगे तो आपका ठेका निरस्त हो जाएगा। और पूरे बनारस में कहीं भी 1% भी शर्त के हिसाब से वसूली हो रही है? नहीं हो रही। एक दिन का सीसीटीवी कैमरा निकाल लें पूरे बनारस में, क्योंकि हर चौराहे पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। कैसे वसूली होती है क्लियर हो जाएगा। किसी गवाह, किसी सबूत की जरूरत है, लेकिन करेगा कौन? ठेकेदार के वसूली करने वाले लोग अपना नाम ना बताने की शर्त पे उन्होंने कहा कि 36 लाख का ठेका है बाबी जी, 1,26,00,000 रुपया केवल बांटा जाता है, तो कहाँ से आएगा? तो सही सी बात है, कहाँ से पैसा लाएगा ठेकेदार? ठेकेदार की मजबूरी है, क्योंकि पूरा सिस्टम ही उसमें इन्वॉल्व है। वो नहीं देगा तो उसका ठेका नहीं चलेगा, और बैरिकेटिंग हो जाएगी तो 40 लाख 36 लाख की वसूली नहीं हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं इस पर एक व्यापक चर्चा करने की ज़रूरत है। और बनारस में अगर ऑटो चालक, रिक्शा चालकों की व्यवस्था को सही करना है तो सारे विभागों की एक बैठक कराई जाए और उसमें ईमानदारी से सिस्टम पर काम किया जाए। हम ये नहीं कह रहे कि सारे वो भी गलत है, मेरा चालक भी गलत है, लेकिन चालक गलत इसलिए है कि आप लोगों ने उसे जानबूझकर गलत बना के रखा है, क्योंकि वो गलत रहेगा तब वसूली हो पाएगी। अगर वो सही हो जाएगा तो आप उससे वसूली नहीं कर पाओगे। तो आपने अपने वसूली के लिए चालकों को गलत बना के रखा है, और कहीं कोई बात आती है तो सारा ठिकरा चालकों पर फोड़ के अपने दूध का धोया हुआ बनकर साफ सुथरा निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, कोई भी अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं पा रहा है, चाहे आरटीओ विभाग हो, चाहे यातायात विभाग हो, चाहे नगर निगम हो, और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी ऑटो यूनियन के लोगों पर है। लेकिन वो आजकल कर क्या रहे हैं? वो आजकल ब्रोकर की भूमिका में है बनारस में, और अगर यही रहा तो कर भी हट जाएगा, केवल ब्रो बन के रह जाएगा बनारस का यूनियन। तो इन सब बातों पे है। बनारस में अभी परिवहन फोरम जो काम कर रहा है, ये प्रयास कर रहा है, उसके बाद जहाँ तक हमने देखा है कई संगठन इसमें कोई है नहीं। परिवहन फोरम के बाद कोई ऐसा संगठन नहीं है, और इसको अभी किस तरह से प्रचार प्रसार करेंगे और इसको बढ़ाने की क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि संगठन आपका बढ़िया काम कर रहा है। देखिए जैसे अभी आपने हर स्टैंडों पर जाकर ड्राइवरों की बात रखी, वहाँ पे आपने क्या देखा? कहीं ना कहीं परिवहन फोरम का नाम चालक ले रहे हैं हैं तो जो चीज़ें एकदम से खराब कर दी गई हैं, कहीं कुछ बचा ही नहीं है। हर आदमी हर स्टैंडों पर चले जाइए, जो नंबर टेकर या स्टैंड संचालक या यूनियन के लोग जो भी कह लें आप, वो 25 साल से ही कब्जा जमा के बैठे हुए हैं, है ना, और प्रशासन से साठ गांठ करके मनमानी वसूली करते हैं। यहाँ तक कि बनारस में एक चालकों से 200-200 रुपये डेली वसूला जा रहा है। मैं नाम और जगह तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हो रहा है। बहुत खेल हो रहे हैं बनारस में ऑटो चालकों, रिक्शा चालकों के साथ। एक सिस्टमेटिक ढंग से एक सिस्टम बना के चालकों को लूटने का काम किया जा रहा है, और चालक मजबूर है। अगर उनके सिस्टम पे नहीं आएगा तो रोड पर यातायात विभाग अलग परेशान करेगा, स्टैंडों में उनकी गाड़ियां नहीं खड़ी होंगी, क्योंकि वो सिस्टम का हिस्सा नहीं है।
तो अब जैसे यहाँ पे बाहर भीतर की परमिट है, करीब करीब बाबतपुर, चौबेपुर, रामनगर, राजा तालाब, ऐसे करके कई जगहों पे की परमिट इन्होंने बांट दिया है। अच्छा, परमिट तो बांट दिया, उनकी सीमा कोई तय नहीं है। आप अंदर आ गए, सर छोटी गाड़ी 3 सीटर गाड़ी, और जहाँ 60 सीटर गाड़ियाँ चलेंगी, 25 सीटर गाड़ियाँ चलेंगी, तो 3 सीटर गाड़ियों को कौन इस्तेमाल कर, 3 सीटर गाड़ियाँ इस्तेमाल कौन करता है? मध्य वर्ग, गरीब वर्ग। तो जहाँ इन लोगों का 4 पैसा बचेगा उसी साधन का इस्तेमाल करेंगे ना। तो ये मजबूरन इनको शहर में आता है। उसका दूसरी चीज, शहर की गाड़ियाँ कहीं चली जाए, उनके लिए कोई सीमा नहीं है, उनका कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर बाबतपुर वाली गाड़ी भाई जब मरीज लेके, सवारी लेके, या भाई बाबतपुर जिसे आना है तो वो 14-15 किलोमीटर का सफ़र है, तो अब उसके लिए 2 साधन करेगा क्या वो? तो डायरेक्ट आएगा ना। तो बाबतपुर वाली गाड़ियों को कम से कम कचहरी जेपी मेहता तक आने दिया जाए। राजा तालाब की गाड़ियां जो है कैंसर अस्पताल, लड़तारा पुल के नीचे तक आने दिया जाए। रामनगर चूंकि पहले नगर पालिका था, अब नगर निगम में हो गया, तो ऑटोमेटिक शहर हो गया। तो शहर की गाड़ियां रामनगर जाएंगी, तो रामनगर की गाड़ियों को भी शहर में आने की अनुमति दी जाए। जाहिर सी बात है, शहर में होगा तो उन्हें शहर की परमिट हो गई। और जो ये सिंधौरा वाली गाड़ियां, उन्हें भोजीपुर तक आने की अनुमति दी जाए। और ये क्या नाम है, चौबेपुर वाली जो गाड़ियां हैं, उन्हें आशापुर तक आने की अनुमति दे दी जाए। तो कहीं ना कहीं ये बनारस में जो जाम का जो इल्ज़ाम लगता है ऑटो चालकों पर, तो जाम ऑटो चालक नहीं लगाते, जाम यहाँ की व्यवस्था लगाती है, यहाँ की खराब व्यवस्था जाम लगाती है। रोडवेज बसें आप चले जाइए, रोडवेज पर रात में 12 बजे चले जाइए आप, एक एक लाइन रोड पर 3-3 बसें खड़ी होंगी, कट कोई है नहीं। और उसके बाद वहां से जब चलेंगे तो चींटी की चाल 5 और 10 की स्पीड में चलेंगे, सवारी के लिए आवाज देते हैं, जहाँ जाना होगा वहां का आवाज देते हुए चलते रहते धीरे धीरे। वो के पीछे आप भी चलिए धीरे धीरे, आगे खाली पीछे जाओ। और उस साइड आ जाइए स्टेशन की तरफ, पूरा पूरा का पूरा यहाँ से वहां तक ठेले पे लगे हुए हैं, और पीछे पेशाब खाना, मतलब 5 फीट पेशाब खाने में, 4 फीट ठेले में, 9 फीट रोड पूरी तरह कब्जा। अगर उस रोड को साफ करा के वो 5 फीट जो पेशाब खाने की तरह बना हुआ है उसको क्लियर करा के, उसको बैरिकेडिंग करा के उसके अंदर ऑटो स्टैंड बना दिया जाए, तो जाम की स्थिति होगी नहीं होगी। क्योंकि प्रशासन इनको जानबूझ के ऐसा रखना चाहता है कि ये गलत रहे, कि हमारी जेब भरने का साधन बनता रहे। तो कहीं ना कहीं मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री भी हमारे हैं, मोदी जी बनारस के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, थोड़ा चालकों के लिए कुछ करते। और नहीं, अब की एक बार और है, अब की चालक भी बहुत नाराज है, और अब की वो ज़्यादातर नोटा का उपयोग करेगा। और जब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में नोटा का उपयोग होगा ना, तो शायद प्रधानमंत्री जी के भी संज्ञान में जाए, तब वो सोचें कि नहीं, बनारस में ऑटो चालक, रिक्शा चालक की स्थिति क्या है, तब शायद इस तरह कुछ हो सके। वैसे उम्मीद नहीं, क्योंकि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां हमने इस चीज़ के लिए शिकायत ना की। चाहे मुख्यमंत्री का पोर्टल हो, चाहे प्रधानमंत्री का पोर्टल हो, कमिश्नर हो, मंडल आयुक्त हों, एसपी ट्रैफिक हों, एसपी के डीसीपी साहब हों, नगर निगम हो, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ इन सब बातों को हम लोगों ने नहीं पहुँचाया, नहीं शिकायत दर्ज कर, लेकिन कोई मसला नहीं, कोई हल नहीं। कुछ दिन के लिए सर्वे परवे होता है, सर्वे कैसे होता है, रात में 9-10 बजे सर्वे करते हैं, और सर्वे करने वाले नशे में चूर है। अरे भाई, आप पैसा ले रहे हो, करोड़ों रुपया वसूला जा रहा है चालकों से, उनको व्यवस्था दो भाई साहब। क्या ड्रामा मचा कर रखो 20 सालों से स्टैंड के नाम, उसी स्टैंड को दे रहे हो, तो स्टैंड तो जमीन पे होना चाहिए ना। 20 साल से दे रहे हो, पैसा आप ले रहे हो,
तो कहीं बनारस में कोल्ड स्टैंड है क्या? तो कहीं ना कहीं ये खुली लूट है। और ये नगर निगम भी इलेक्ट्रिक बार्ड की तरह है, इलेक्ट्रिक बार्ड की तरह है। पेट्रोल हाँ, बस बाउंड्री वही है। सिस्टम है। पैसा दो, धंधा लो, बस वही चल रहा है, पैसा दो धंधा लो। और जब वहाँ चल रहा है तो फिर जाहिर सी बात है, जब राजा ही ऐसा कर रहा है तो नीचे वाले वैसे उनको करेंगे। करेंगे ही, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ये होली का पर्व आज से शुरू हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे अपने ऑटो चालकों से और तमाम जनता से, क्या अपील बस करना चाहेंगे? होली का रंग है, प्यार मोहब्बत का रंग है। जी। इसे प्यार मोहब्बत की तरह मनाए, कोई ऐसा काम ना करे जिससे दूसरे को तकलीफ हो, अश्लीलता एकदम ना करे, और कीचड़ गंदगी वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं इसका ध्यान रखें। और ड्रिंक करके गाड़ियों का संचालन कतई ना करें, यह आपके लिए जानलेवा है, आपके परिवार के लिए भी ये ठीक नहीं है। और साथ ही साथ में मैं सभी प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को